एरिया में सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, उस जगह की जिस जगह में सरफेस एरिया ज़्यादा है, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। और वो कौन सी जगह होती है? ट्रेबेकुलर पार्ट। मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी दिखा दिया। और कौन सी बोन्स मोस्टली अफेक्ट हो रही हैं? वर्टिब्रल बॉडीज आर मोस्टली अफेक्टेड। कैंसलस या ट्रेबेकुलर compartment of the vertebral bodies are affected due to the increased osteoclastic activity in the postmenopausal osteoporosis. The trabecular plate becomes perforated, thin, and lose interconnections. Now you can see in this diagram, this is basically the normal trabecular portion of the bone, ठीक है। और ये अगर osteoporosis हो जाए तो आप देखें इसमें हो क्या रहा है। जो ट्रेबेकुली थे बेसिकली वो थिन हो गए हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे ये थिक थे, ये आपको नज़र आ रहा है, ये थिक ट्रेबेकुलर पोर्शन है, ये थिक है नॉर्मल बोन में। और इसमें आप देखें थिन हो गए हैं, ट्रेबेकुलर पोर्शन बिल्कुल थिन हो गए हैं, परफोरेशंस इंक्रीज हो गए हैं। देखें एरिया कनेक्शंस खत्म हो गए हैं बेसिकली बीच में। यहाँ पे कितने कनेक्टेड फॉर्म में थे ट्रेबेकुली, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। ये देखें आपस में सारे जुड़े हुए थे, यहाँ पे सारे कनेक्शंस खत्म हो गए हैं, ठीक है। देखें थिन हो गया और ब्रेक डाउन बेसिकली ट्रेबेकुलर पोर्शन की स्टार्ट हो गई है। और इन्होंने आपस में जो है अपना कनेक्शन भी लूज़ कर दिया है, थिन हो गए हैं, परफोरेटेड हो गए हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली द मोर्फोलॉजी ऑफ द ट्रेबेकुलर पोर्शन ऑफ द बोन। प्रोग्रेसिव इस वजह से अब क्या होगा, अगर ट्रेबेकुलर पोर्शन जो है वो परफोरेटेड हो गया, थिन हो गया, इसकी वजह से क्या होगा कि माइक्रो फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, छोटे छोटे फ्रैक्चर्स बनना शुरू हो जाएंगे। और वर्टिब्रल बॉडीज बेसिकली ज़्यादा अफेक्ट हो रही होती हैं, विच लीड्स टुवर्ड्स द वर्टिब्रल कोलैप्स। कैन सी इन दिस डायग्राम, ये नॉर्मल बोन है हमारे पास, ठीक है। एंड दिस इज द ओस्टियोपोरोटिक बोन। ट्रेबेकुली जो थे ना अंदर उसमें पोर्स फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है, वो थिन हो गए हैं, आपस में उन्होंने कनेक्शंस लूज कर दिए, ठीक है। ये थिक ट्रेबेकुली नज़र आ रहे थे आपको, यहाँ पे ट्रेबेकुली थिन हो गए। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं नॉर्मल बोन है, ओस्टियोपोरोसिस हुई है इसमें, यहाँ पे थिक ट्रेबेकुली नज़र आ रहे थे आपको, ठीक है। ये सारे जो ट्रेबेकुली थे ये थिक थे, ठीक है, थिक थिक नज़र आ रहे थे ये सारे। यहाँ पे थिनिंग हो गई है, कनेक्शंस कम हो गए हैं, बेसिकली पोर फॉर्मेशन ज़्यादा हो गई है। जो आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं, जो पोर्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये साइज़ में इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है। दिस इज़ द ओस्टियोपोरोटिक बोन। अगर सवेयरली ओस्टियोपोरोसिस हो जाए तो मज़ीद कनेक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाता है, मज़ीद थिनिंग हो जाती है ट्रेबेकुलर पोर्शन की। दिस इज़ ऑल्सो द डायग्राम ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। यहाँ पे किस तरीके से थिक ट्रेबेकुली थे और यहाँ पे थिनिंग हो गया ट्रेबेकुली की, और पोर्स फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है। नाउ वी विल सी द सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस की मॉर्फोलॉजी में क्या होगा, कोर्टेक्स थिन हो जाएगा। पोस्ट मेनोपॉजल में हमने कहा कि ट्रेबेकुली मोस्टली ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, और सिनाइल में एज की वजह से क्या होता है कि कोर्टेक्स थिन होना शुरू हो जाता है, आउटर पोर्शन जो था बोन का वो मोस्टली अफेक्ट होता है, ठीक है। जो सब पेरियोस्टियल और एंडोस्टियल पोर्शन है उसकी रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो गई है। और सेकेंडली क्या होता है कि कोर्टेक्स थिन होने की वजह से हेवर्जियन कैनाल्स वाइडेंड हो जाती हैं। अब ये क्या सिनेरियो ये हम देखते हैं। इफ़ यू सी इन दिस डायग्राम, ये आउटर कोर्टेक्स मैंने आपको बताया था, ये कोर्टेक्स, ठीक है। ये कोर्टेक्स जो है इसकी थिनिंग स्टार्ट हो गई है। कोर्टेक्स इज बेसिकली फॉर्म ऑफ सम सेल्स विच आर कॉल्ड द ओस्टियोन सेल्स। ये जो एनसर्कल किया हुआ है ये एक ओस्टियोन सेल बनाया हुआ है, ठीक है। ये पूरा कोर्टेक्स है, ठीक है। आउटर पोर्शन बोन का कोर्टिकल बोन है और इसमें कुछ सेल्स हैं ओस्टियोन सेल्स। और वो ओस्टियोन सेल्स जो हैं उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। सेंटर में एक कैनाल होती है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड द हेवर्जियन कैनाल। हेवर्जियन कैनाल इसको हम कहते हैं जिसमें ब्लड सप्लाई होती है और नर्व्स और वेन्स होती हैं, ठीक है। एक कैनाल है बेसिकली सेंट्रल कैनाल विच इज़ कॉल्ड द हेवर्जियन कैनाल। और इसके आउटसाइड एनसर्कल किए हुए होते हैं कुछ सेल्स, ठीक है। बोन ने बेसिकली एनसर्कल किया होता है विच आर कॉल्ड द लेक्यूने, ठीक है। ओस्टियोसाइट्स होते हैं बेसिकली ये सेल्स, ठीक है, आउटर। बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओस्टियोन, जिसमें सेंट्रल एक कैनाल मैंने आपको बताई है और आउटर सरफेस पे लेक्यूने बने हुए हैं, ठीक है। लेक्यूनल सेल्स होते हैं कुछ विच आर कॉल्ड द ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। अब होगा क्या सिनाइल ओस्टियोपोरोसिस में, ये जो लेक्यूनल सेल्स ओस्टियोसाइट्स हैं ये बेसिकली अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ये डिक्रीज हो जाएंगे अमाउंट में, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि
ओस्टियोन में लेक्यूने सेल्स कम हो गए हैं और थिनिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ओस्टियोन थिनिंग स्टार्ट हो गई है। ओस्टियोन थिनिंग यानी कि कोर्टिकल बोन की थिनिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि कोर्टिकल बोन ओस्टियोन सेल से ही बनी हुई थी ना। ओस्टियोन में ओस्टियोसाइट्स अफेक्ट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। थिनिंग स्टार्ट हो गई है, ओस्टियोसाइट्स ख़त्म होना शुरू हो गए हैं और जो सेंट्रल कैनाल थी वो वाइडेंड होना शुरू हो जाएगी। जो कैनाल थी ये बड़ी होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आउटसाइड सेल्स थे वो कम होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। और जो कैनाल है वो वाइड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कैनाल बड़ी हो जाएगी और आउटर सेल्स जो है वो अमाउंट में कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो जाएंगे। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द मोर्फोलॉजी ऑफ द सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस इन विच द कोर्टेक्स बिकम्स थिन बिकॉज ऑस्टियोसाइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, ऑस्टियोन्स में लेक्यूने अफेक्ट हो रहे हैं और हेवाइजियन कैनाल्स जो है वो वाइडेंड हो रही हैं। क्लिनिकल कोर्स में हम देख लेते हैं कि वर्टिब्रल बेसिकली ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, वर्टिब्रल फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाएंगे और अगर थोरेसिक और लंबर रीजन ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं विच लीड्स टूवर्ड्स द पेन। लंबर लॉर्डोसिस हो सकता है, काइफोस्कोलियोसिस हो सकता है और अगर फेमरल बोन की फेमरल नेक अफेक्ट हो गई है या पेल्विस रीजन अफेक्ट हो गया या स्पाइन अफेक्ट हो गया, ठीक है। इन तीनों एरियाज़ का जो है वो फ्रैक्चर ज़्यादा कॉमन है। इन एरियाज़ के फ्रैक्चर की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं विच आर द पल्मोनरी एम्बोलिज्म और निमोनिया। अब हम डायग्नोज कैसे करेंगे? यू कैन सी इन दिस डायग्राम सिम्टम्स। अगर हम देखें कि जो हमारा वर्टिब्रल बोन थी वो मोस्टली ज़्यादा अफेक्ट हुई हुई है, ठीक है। लंबर और थोरेसिक रीजन, नर्व्स अफेक्ट हुई हुई हैं, ठीक है। जब नर्व्स कंप्रेस होंगी तो उस वजह से कंप्रेशन सिंड्रोम हो सकता है, कंप्रेशन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। बेसिकली वर्टिब्री कंप्रेस हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ट्राबेकुली अफेक्ट हुए हैं इसके। और काइफोसिस हो सकती है, ठीक है, ये पर्सन में, क्योंकि लंबर और थोरेसिक रीजन के स्पाइंस अफेक्ट हुए हैं जिसकी वजह से काइफोसिस हो सकती है, काइफोस्कोलियोसिस हो सकती है, फेमरल नेक अफेक्ट हो सकती है, इसके फ्रैक्चर्स हो सकते हैं और डिस्टल रेडियस वगैरह के जो पोर्शंस हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। Now how we will diagnose? Increased calcium and phosphorus से अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल्स से हम डिटेक्शन नहीं कर सकते, डायग्नोसिस नहीं बना सकते। डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि हम रेडियोलॉजी यूज़ करें, ठीक है। जो एक्सरे, स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे इसमें यूज़ होते हैं, इसको हम कहते हैं ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री, ठीक है। एब्जॉर्प्शियोमेट्री इसको हम बेसिकली कहते हैं, या फिर हम क्वांटिटेटिव कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन में यही है कि हम एक्सरसाइज बताएं पेशेंट को, कैल्शियम इंटेक बताएं, विटामिन डी इंटेक बताएं और ट्रीटमेंट में हम बिस्फोस्फोनेट्स दे सकते हैं। बिस्फोस्फोनेट्स का काम बेसिकली क्या होता है कि इसने ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी कम करनी होती है, बोन ब्रेकडाउन कम करनी होती है और एपोप्टोसिस ओस्टियोक्लास्ट सेल्स की वो ज़्यादा करनी होती है। इसके अलावा मेनोपॉजल केसेस में अगर हुआ हुआ है तो उसमें हम हार्मोन थेरेपी दे देंगे और रैंक लाइगेंट एंटी रैंक लाइगेंट एंटीबॉडी भी दे सकते हैं, यानी कि उस लाइगेंट को ही ख़त्म कर दें जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स पे था जिसकी वजह से ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं? डेनुसुमैब दे सकते हैं विच इज़ द एंटी रैंक लाइगेंट एंटीबॉडी, ठीक है। एंटी स्क्लेरोजिंग एंटीबॉडीज़ भी दे सकते हैं और कैथेप्सिन पोटाशियम इनहिबिटर्स भी हम दे सकते हैं, ठीक है।